हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कई सारे जजमेंट्स डिलीवर किए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो कौन कौन से जजमेंट इंपॉर्टेंट हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो देयर आर टोटल 11 लैंडमार्क जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन, ये 11 जजमेंट आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये राइट टू डिजिटल एक्सेस, सुप्रीम कोर्ट नार्को टेस्ट आएगा, फिर ऑनरेबल एक्विटल क्या होता है, देन उसके बाद एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेस विक्टिम्स राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 के बीच में जो क्लैरिटी होती है वो है। इलेक्टोरल बॉन्ड हमें सबको पता ही है। माइनॉरिटी स्कूल, देन ऑर्फनेज से रिलेटेड है, एंड देन उसके बाद ओनरशिप, ये अच्छा है प्रॉपर्टी वालों के लिए। पर्सनालिटी राइट्स, ये एक नया आ रहा है, ये डेफिनेटली इसको हमें पढ़ना चाहिए। पर्सनालिटी राइट्स रिसेंटली अभी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय जी ने अपना राइट्स फाइल किया है। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल एक्ट आ गया, फिर गवर्नर और बिल से संबंधित। ओके, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट टू एक्सेस एज फंडामेंटल राइट। सो ये केस तब आया जब एक एसिड अटैक सर्वाइवर और एक फिजिकली चैलेंज्ड लॉयर, इन लोगों ने मिलके जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे कि डिजिटली वो सारे काम नहीं कर पा रहे हैं जो कि एक आम आदमी या औरत करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो एसिड अटैक सर्वाइवर थी, उनको अपनी बैंक अकाउंट ओपन करना था और केवाईसी करनी थी, जैसे कि आप करते हैं, हम करते हैं। लेकिन अब वो एसिड मुंह पे ऐसा फेंका गया था कि वो आपको केवाईसी में ना फेस रिकॉग्निशन होना होता है। आपको अपनी आइरिश इधर उधर करनी पड़ती है, ब्लिंक करना पड़ता है, तो ही वो जो ऐप है वो रिकॉग्नाइज करेगा, तो ही आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी। अनफॉर्चुनेटली जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर थी, प्रज्ञा नाम था उनका, वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके साथ इतना गलत हुआ। सो इस वजह से वो बैंक का अकाउंट ओपन नहीं कर पा रही थी। सेम सिचुएशन जो फिजिकली डिसेबल्ड लॉयर हैं उनके साथ भी हो रहा था कि जितने भी ये ऑनलाइन पोर्टल हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड या केवाईसी नॉर्म है, वो ऐसे लोगों के लिए हैं जिनका चेहरा जिनका नॉर्मल है, लेकिन उन लोगों का क्या जो ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जैसे एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। तो ये फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया है हमारे आर्टिकल 21 में, राइट टू डिजिटल एक्सेस। एंड दिस डिजिटल एक्सेस इज नॉट ओनली टू नॉर्मल पीपल लाइक अस, फॉर ऑल्सो जो कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं और एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। ठीक है, तो ये केस था एक राजीव रातौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को ये कहा कि डिजिटल एक्सेस एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, जैसे रोटी कपड़ा मकान है वैसे ही हम डिजिटल, यानी कि अब किस तरीके से किसी भी सरकारी संस्था को या कुछ भी आपके अपने प्रॉब्लम की वजह से आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो केवाईसी नॉर्म्स है भाई उसको अपडेट करो। ऐसा नहीं कि कोई बचा रह जाएगा या कोई किसी उनकी नेचुरल उसको बायोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, नेचुरल चैलेंजेस हैं, तो वो पीछे रह गया। ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रंग भेद नस्ल जाति उम्र, सबके साथ वो सरकारी योजनाएं सेम होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जजमेंट जो है वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी के बेस पर आया है और राइट्स ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बेस में आया है। यहां देखिए ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और अभी क्या ठीक हुआ है, ये एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि कैमरा की अलाइनमेंट, ठीक है, विजुअल कोड डिपेंडेंस, उनको दिख नहीं रहा है लेकिन स्क्रीन पे कोड मौजूद है, आपको कोड बोलना है, तो कैसे कोई बोल पाएगा, कोई देख ही नहीं पा रहा है। तो नो ऑडियो प्रॉम्प्ट्स, स्क्रीन रीडर इनकम्पैटिबिलिटी, है ना, ऑडियो प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है कि अब आपको बोलना है। ठीक है, उसके बाद बायोमेट्रिक एंड ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन बैरियर, किसी का मान लीजिए कि हाथ ही नहीं है, किसी के हाथ में वो डिफॉर्म्ड है, तो कोई कैसे बायोमेट्रिक अपना करेगा। या फिर एसिड अटैक सर्वाइवर थी, फेशियल रिकॉग्निशन कोई कैसे करेगा, आंख ही नहीं ब्लिंक हो रही है। ठीक है, तो इन लोगों ने फिर केस फाइल किया था। फिर आधार लैक्स एक्सेसिबल बायोमेट्रिक फीचर, है ना, कि आधार में भी जब आप कराने जा रहे हैं तो वो भी इंक्लूसिव नहीं है, उसमें भी ऐसी कैटेगरीज जो हैं, चाहे एसिड अटैक चाहे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनको कंसिडर नहीं किया गया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद बैन ऑन थर्ड पार्टी असिस्टेंस, यूनिफॉर्म डिजिटल डिजाइन, ये सब कुछ क्या था, ये सब कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पीडब्ल्यूडी वाले। ओके, अब ठीक क्या क्या हो गया है,
अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद जो है वो AI इनेबल्ड स्क्रीन रीडर है। अब यूनिवर्सल और इंक्लूसिव डिजाइन बनाया जा रहा है और अल्टरनेटिव आईडी टूल्स यानी कि AI टूल्स यूज किया जा रहा है वहां पे, यानी कि आइरिस स्कैन, वॉइस रिकॉग्निशन, मतलब जो वो अपने तरफ से कर सकते हैं। अगर देख नहीं पा रहे हैं तो बोल सकते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं तो सुन सकते हैं, वो सारी चीजें उन लोगों को की गई है। ठीक है, तो ये हमारे मेंस में GS पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट टू डिजिटल एक्सेस कैन कम इन योर प्रीलिम्स पेपर। ठीक है, तो आर्टिकल 21 अब एक्सपैंड हो चुका है टू इंक्लूड डिजिटल लाइफ विथ डिग्निटी। ओके, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में अब आपको डिजिटल लाइफ भी आगे आ गया है। RBI भी अब अपने मैंडेट्स को ऐसे लोगों के लिए भी अपडेट कर रही है। ठीक है, और सेक्शन 42 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट एनफोर्स करता है डिजिटल सर्विसेज को कि इनके हित में चीजें बनाई जाएं। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो नेक्स्ट न्यूज पे हम लोग चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट न्यूज पे जाने से पहले दोस्तों, हम लोग इस साल 2026 में UPSC CSE का प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जो कि 12 जनवरी पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद फिर इकोनॉमी है। यानी कि ये 3-3.5 महीने का क्रैश कोर्स है हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। ये एकदम सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड। यहां पर हम डिटेल में लेक्चर के साथ साथ आपको एप्टीट्यूड बिल्ड करना भी सिखाएंगे कि आप मतलब MCQ को कैसे सॉल्व करें, कितने तरीके के MCQs होते हैं, ठीक है, MCQ के फॉर्मेट, और फिर एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो किस किस तरीके से पूछना चाह रहा है। अब जैसे ये सारी न्यूज हैं, वो न्यूज कैसे आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये खत्म हो रहा है हिस्ट्री तक। हिस्ट्री हमारी 27 मार्च से यानी कि 15 फरवरी तक ये पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, जिसमें कि आपको 50+ लाइव क्लासेस हैं जो कि रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी इसमें, PYQs की माइक्रो थीम जो हमने अभी लॉन्च की है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ऑलरेडी है, CSAT की क्लासेस इसमें ऑलरेडी हैं और टेस्ट सीरीज तो मैंने आपको बताया ही है। इस पूरे सेक्शन में हम लोग इसको लाइव रिकॉर्ड करेंगे और अगर आप छूट जा रहा है तो आप रिकॉर्डेड भी आ सकते हैं। यानी कि 2 प्रोग्राम है, एक PGP प्लस है और एक PGP है। तो PGP में आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरा जो मेंटोरशिप है वो PGP प्लस में है और जो मेंटोरशिप नहीं है जिसमें, वो PGP नॉर्मल है। तो आप अपने हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से इसको एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको PGP प्लस में एनरोल करना है जिसमें मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप भी रहेगी, आप हमेशा हर 7 दिन पे 10 दिन पे मेरे से पर्सनली 1-to-1 आप कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों प्रोग्राम को एनरोल करने के लिए ये जो कोड है PGP 2026, इसको आप यूज कर लीजिए तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, ये शेड्यूल हमने पूरा निकाल रखा है, आप शेड्यूल को भी पॉज करके देख सकते हो, है ना। 12 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इकोनॉमी, फिर एनवायरनमेंट, ऐसे करते करते हम लोग CSAT भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसको पॉज करके देख लीजिए, टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने इस PDF पे। नाउ द सेकंड न्यूज जो हमारी इस PDF में थी वो आ रही है, सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्स अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ इनवॉलंटरी नार्को टेस्ट। देखिए हुआ क्या है ना कि बिहार में जबरन नार्को टेस्ट करवा दिया गया है एक व्यक्ति का। तो जबरन हम नार्को टेस्ट नहीं करवा सकते, ओके। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि देखिए ये वाला केस है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया गया था 2010 में, लेकिन तत्काल का केस ये है स्टेट ऑफ बिहार वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटना हाई कोर्ट को कि आप मतलब फोर्स नहीं कर सकते किसी को नार्को टेस्ट के लिए। ठीक है, आपको नार्को टेस्ट को वॉलंटरी करना पड़ेगा। अगर आप इनवॉलंटरी करोगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और फिर जो हमने जजमेंट दी थी 2010 में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उस जजमेंट का आप उल्लंघन कर रहे हो। तो जो आपने अभी किया है अमलेश कुमार के साथ, वो एक असंवैधानिक, गैर संवैधानिक है। उन्होंने ये भी बताया कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, रीअफर्म द प्राइमेसी ऑफ ड्यू प्रोसेस, कंसेंट एंड पर्सनल लिबर्टी। आप किसी को जबरदस्त मतलब नार्को नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें उसकी एक जान का खतरा भी है। अब सबको पता है ना, वो इंजेक्शन लगती है नार्को टेस्ट में, और सेम पॉलीग्राफ में भी होता है। ठीक है, वो भी बांध दिया जाता है और फिर सेमी कॉन्शियस है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि नार्को टेस्ट में जो एविडेंस है उनको हम 100% एडमिसिबल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मतलब आप इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं उनको ऑलरेडी, मतलब वो नींद में भी है, नहीं भी है, वो कुछ बोल रहे हैं। हाँ, आप बात जान सकते हो।
सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि नार्को टेस्ट में जो भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है वो एज ए एविडेंस हम कोर्ट में नहीं ले सकते, हम एज ए इंफॉर्मेशन हम उसको ले सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को फिर हम प्रूव करने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एविडेंस नहीं होगा। तो नार्को टेस्ट का फीचर ये है, नार्को टेस्ट में यूज किया जाता है सोडियम पेंटोथेल टू लोअर द इनहिबिशन। तो ये याद रखिएगा, नार्को टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि यूज किया जाता है, ठीक है। देन एम टू एक्सप्रेस द एक्सट्रैक्ट सप्रेस इंफॉर्मेशन बाई पासिंग कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। तो कॉन्शियस कंट्रोल को थोड़ा सा दबा दिया जाता है इस सोडियम पेंटोथेल के माध्यम से और अनकॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति, जिसकी वजह से ये हो जाता है। एक्चुअली इट डायरेक्ट्स द मेंटल प्राइवेसी एंड कॉग्निटिव ऑटोनॉमी। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रॉब्लम क्या है और रेमेडीज क्या है, ठीक है। तो यहां पे साफ साफ हमने एक मैच द कॉलम बना दिया है। ये पीडीएफ आपको फ्री आराम से इजीली मिल जाएगी, टेलीग्राम पे, हमारे मोबाइल ऐप पे चले जाइएगा, ठीक है। फोर्स नार्को टेस्ट कंपेल सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और अब जो है ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको बार कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कंसेंट फ्री होना चाहिए। अगर आपके साथ भी किसी के साथ नार्को टेस्ट जबरन पकड़ के हो रहा है तो गैर संवैधानिक है, गलत हो रहा है, आपके मूल अधिकार के खिलाफ है, म्यूचुअल कंसेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये हमारे आर्टिकल को उल्लंघन कर रहा है। कौन से आर्टिकल को? 14, 19 और 21। 14 क्या आर्टिकल है? समानता का। 19 का आर्टिकल है हमारे फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच का। 21 का आर्टिकल है हमारा राइट टू लाइफ का। तीनों को मतलब ये जो गोल्डन ट्रायंगल है हमारे, इनको गलत वो कर रहा है, रोक रहा है हमारे। टेस्ट रिजल्ट डू नॉट स्टैब्लिश गिल्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ओके। हम इसको एडमिसिबल नहीं ले सकते एविडेंस को, तो इससे ये नहीं पता चलता कि व्यक्ति गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, ठीक है। और मैंडेटरी मेडिकल सुपरविजन लीगल इंटरसाइड लीगल होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में ब्लैंकेट प्रोहिबिशन ऑन इनवॉलंटरी नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैकिंग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी थी। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई फिर से बिहार में अमलेश के साथ करने के लिए, ठीक है। मनोज कुमार सैनी 2023 और वीनो भाई 25 टेस्ट आउटकम नॉन कंक्लूसिव एविडेंस, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ था। इन दोनों केस में जो आउटकम आया था वो एविडेंस हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो ये एक न्यूज आई थी कि भाई नार्को टेस्ट जो है वो इनवॉलंटरी, मतलब आपको नहीं करना है। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी ऑनरेबल एक्विटल और सर्विस बेनिफिट को। तो बेसिकली ये हुआ क्या था कि ये केस है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो शख्सियत है, ठीक है, ये एफसीआई के एक ऑफिसर हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बहुत माने जाने और सम्मानीय ऑफिसर हैं। तो इनके ऊपर आरोप लगा था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इन्होंने मतलब अच्छी खासी घूस ली है, और फिर केस जो है वो हमारा चला गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, ठीक है। तो मामला ये हुआ कि ऑनरेबल एक्विटल होता क्या है। देखिए, ऑनरेबल एक्विटल आपने सुना होगा मूवीज में कि बाइज्जत बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। तो इनका मतलब यह है कि जो भी इनके ऊपर आरोप लगे थे, जो भी एविडेंस इनके खिलाफ थे, वो सब कुछ गलत साबित हो गए कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अगर आपने ठोस एविडेंस नहीं लेकर आया है, अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं उसको आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप गलत हैं। इस व्यक्ति को सम्मान के साथ हम बरी कर रहे हैं, ऑनरेबल एक्विट कर रहे हैं, विच मीन्स कि जो इनकी सर्विस बेनिफिट है, अगर पैसा रुपया इनको अगर सस्पेंड किया गया था, उस बीच में इनकी सैलरी को आधी की गई थी, इस बीच में इनके इंक्रीमेंट को आधा किया गया था, इस बीच में अगर इनको प्रमोशन नहीं मिल पाया था, तो वो सब इनको मिलेगा, क्योंकि इनकी उसमें कोई गलती नहीं थी। आपने गलत इल्जाम लगा के इन पे केस लगाया, क्योंकि आपके आरोप बेबुनियाद हैं और आप इनको गलत साबित नहीं कर पाए हैं। तो यही पूरा का पूरा मामला है कि लैक ऑफ मटेरियल एविडेंस, एफसीआई डिनाइड सर्विस बेनिफिट साइटिंग एक्विटल ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। तो एफसीआई ने इनको सर्विस बेनिफिट डिनाई कर दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप लोगों के पास तो एविडेंस ही नहीं है, कोई सारे सबूत बेबुनियाद हैं, तो अब इनको हम बाइज्जत बरी करते हैं। पूरा केस यही था, ठीक है। तो आप ये देखेंगे पर प्रॉब्लम इन सर्विस लॉ प्रैक्टिस एंड रेमेडीज इन एक्विटल, तो आपको यहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ऑनरेबल एक्विटल रिस्टोर फुल सर्विस बेनिफिट, सस्पेंशन पीरियड टू बी ट्रीटेड एज ड्यूटी पीरियड, और नो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस आफ्टर मेरिट बेस्ड एक्विटल। तो दिस इज मेरिट बेस्ड एक्विटल
ऑनरेबल एक्विटल। ठीक है, यहां पे लिखा भी है, एक केस भी आया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेधु मेधा केस, जो कि सेम ऐसे ही केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनरेबल एक्विटल डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। अगर फैक्ट सही हैं तो ऑनरेबल एक्विटल नहीं होगा, फाइंडिंग्स फैक्ट्स अगर गलत हैं तो भाई हम बाइज्जत बरी कर सकते हैं इनको। ठीक है, यही है। देखिए, मीनिंग ऑफ ऑनरेबल एक्विटल आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी। ऑनरेबल एक्विटल और स्टेटमेंट दे देंगे कि चार्जेस फेल ऑन मेरिट नॉट प्रोसीजरल लैप्सेस, एक्यूज्ड फुल्ली क्लियर्ड ऑफ ब्लेम, देन उसके बाद पे, अलाउंस, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज, सब कुछ इसमें मिलेगा उनको। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया है वो है नेचुरल जस्टिस और प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर। ओके, ये हमारा था। अब नेक्स्ट जजमेंट आता है हमारा जुडिशियल एक्सपेरिमेंटिज्म वर्सेस विक्टिम्स राइट टू जस्टिस इन सेक्शन 498A। देखिए, एक केस आया था शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल 2025। मियां बीवी का केस था, पति पत्नी का केस था। ये केस क्या कह रहा था? ये केस ये था कि अगर जब भी फैमिली मैटर होता है तो आर्टिकल 498 के तहत डायरेक्टली एफआईआर हो जाती है अगर स्पाउस, स्पेसिफिकली हस्बैंड के ऊपर, कि अगर हाँ क्रूएलिटी कर रहा है, वाइफ को मार वार रहा है, फिजिकल वायलेंस कर रहा है, तो अगर आप एफआईआर फाइल करते हैं तो सेक्शन 498A के तहत एफआईआर फाइल होगा कि क्रूएलिटी अगेंस्ट अ मैरिड वुमेन। नाउ जैसे ये साबित होता है वैसे ही भारतीय संहिता मतलब बीएनएस सेक्शन 85 एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत वो उसको पकड़ के और फिर पुलिस की हिरासत में और फिर जेल हो जाती है। लेकिन इस केस में ये था, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने ये देखा है कि बड़े सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जो कि फॉल्सली इंप्लीकेट हैं, जबरदस्ती आदमियों को फंसाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो केस है हमारा सेक्शन 498, जब भी कोई महिला केस को फाइल कराने जाएगी तो एफआईआर होने से पहले 2 महीने की कूलिंग पीरियड होगी। 2 महीने की कूलिंग पीरियड मतलब कि वहां पर मैटर जो है वो जाना चाहिए फैमिली वेलफेयर कमेटी को। ये मैंडेटरी रेफरल है, यानी कि 2 मंथ्स का कूलिंग पीरियड होनी चाहिए आफ्टर एफआईआर सेक्शन इन इतना इतना इतना। ठीक है, यानी कि एफआईआर होगी लेकिन जेल वेल और कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक, जैसे एफआईआर होती है वैसे 2 महीने का कूलिंग पीरियड होगा और वो 2 महीने में केस चला जाएगा फैमिली वेलफेयर कमेटी को। ठीक है, अब ये केस उसके बाद जो डिसाइड करेंगे तब आगे जाएगा। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमने ये देखा कि पहले बड़े सारे गलत आरोप लग रहे थे पुरुषों के ऊपर, जबरदस्ती जो विमेन कार्ड प्ले किया जा रहा था, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये तुरंत आप एक्शन न ले पुलिस, 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया है फैमिली वेलफेयर कमेटी में केस को ट्रांसफर करके, कि वहां पे मीडिएट होगा, बातचीत होगी इन लॉज से, इधर दोनों पार्टी बैठ के बात करेंगे, उसके बाद जो वो डिसाइड करेगी फैमिली वेलफेयर कमेटी तो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो केस है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी जो कोशिश कर रही है वो ये कोशिश कर रही है कि हम मतलब गलत कोई ना फंस जाए। समझ में आ रहा है? कोई गलत आदमी ना फंस जाए। ये एक शुरू से ही एक कानून का एक नियम रहा है, जस्टिस सिस्टम का नियम रहा है, कोई गलत आदमी को सजा ना हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का अपना ये इंटेंशन था, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इमीडिएट जस्टिस उस महिला को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमीडिएट जस्टिस ना देके जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात हो रही है। ये पूरा का पूरा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो कहीं ना कहीं एक्यूज्ड के फेवर में था, विक्टिम के फेवर में नहीं था, ऐसा लोग कह रहे हैं। विक्टिम्स राइट्स फ्रॉम part of Article 21, judicial innovation cannot override legislative intent and balancing accused liberty must not weaken the gender justice. ओके, सो कहने का यही मतलब है कि ये पूरा एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सप्लेनेशन दिया है, जजमेंट दिया है, वो एक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है। तो अभी डिबेट चल रही है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट माइनॉरिटी स्कूल एंड द राइट टू एजुकेशन। देखिए, जब राइट टू एजुकेशन 2009 में स्टैब्लिश हुआ था तो उस राइट टू एजुकेशन में से माइनॉरिटी स्कूल्स को हटा दिया गया था। इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि कहा गया था कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने प्राइमरी स्कूलिंग जो बच्चों की होती है वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो माइनॉरिटीज में। ठीक है, वो उनको जो लाभ नहीं मिलेगा राइट टू एजुकेशन वाला जो अभी मिलता है बच्चों को। ठीक है, जो मेजर हैं उनको तो मिलता है, माइनॉरिटीज को नहीं मिल रहा है। अब जाके इस गलती को सुधारने का टाइम आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है
कि जो प्रमाती जजमेंट आपने 2014 में लिया था, वो प्रमाती जजमेंट अब टाइम आ गया है बदलने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2000 मतलब इस 25 में क्वेश्चन किया कि प्रमाती एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एग्जेम्पशन ऑफ माइनॉरिटी स्कूल्स फ्रॉम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि ये दो आर्टिकल के बीच में एक टेंशन क्रिएट कर रहा है। आर्टिकल 21A राइट टू फ्री एजुकेशन वाला, और आर्टिकल 31 यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस को गवर्न कर सकते हैं, चला सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इस केस का बैकग्राउंड क्या था कि बैकग्राउंड ये कि 2009 में आरटीई आया था, राइट टू एजुकेशन, जहां पे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन था चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। प्रमाती जजमेंट 2014 जो है वो एग्जेम्प्ट करता है एडेड एंड अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल फ्रॉम आरटीई। ठीक है, जैसे मदरसा हो गया मुस्लिम में, या फिर क्या नाम है इसका, क्रिश्चियंस का कोई स्कूल हो गया, तो वो सब प्राइमरी के लिए एक्सक्लूडेड है कि उनको फ्री शिक्षा नहीं मिलेगी। ठीक, रीजन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 31, कि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा संविधान खुद कहता है आर्टिकल 31 में कि हम लोग भाई प्रोटेक्ट करेंगे, माइनॉरिटीज अपने स्कूल को, संस्था को चला सकते हैं। ठीक है, करंट बेंच फ्लैग्ड रिस्क टू चिल्ड्रंस राइट टू इक्वालिटी एजुकेशन। जो अभी तत्कालीन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से तो जो बच्चों का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा पाने का, वो तो चला जा रहा है ना। आपको ऑप्शन दीजिए उनको, चाहें तो वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, चाहें तो वो माइनॉरिटी राइट्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो यही बात हो रही है। 3 आर्टिकल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 1 आर्टिकल 21A यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 30 का 1 पार्ट माइनॉरिटी राइट के बारे में बात करता है कि वो एडमिनिस्टर कर सकता है और एस्टैब्लिश कर सकता है, बना सकता है और अपने चला सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, आर्टिकल 29(2) क्या कहता है इसमें? नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडेड इंस्टीट्यूशन। समझ में आ रहा है? तो जो हमारा आर्टिकल लगभग ये 29-30 वाला है ना, 28-29-30, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है कि वो अपने धर्म से रिलेटेड स्कूलों में या फिर स्कूल खड़ा कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, फंड कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को ओवर मतलब क्लैश कर रहा है इससे। तो प्रॉब्लम यही थी ये सारी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऐसा करके हम अंडरमाइन करते हैं, और शिक्षा तो शिक्षा है, क्योंकि ये बच्चे भी एक टाइम पे भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम इनकी बचपन से अगर शिक्षा अच्छे से करेंगे, और कोई बच्चे तो ऐसे हैं माइनॉरिटीज में कि वो भी बिना, उनके पास पैसा नहीं होता है लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाते हैं, तो माइनॉरिटीज कहीं ना कहीं फंड उनसे खींचने की कोशिश करती है। तो यहां पर अगर हम फ्री एजुकेशन देंगे, एटलीस्ट जो बच्चे माइनॉरिटी हो के माइनॉरिटी स्कूल्स में नहीं जा पा रहे हैं, वो बच्चे कम से कम उनको फ्री शिक्षा मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर बता रहा है कि राइट टू एडमिनिस्टर इज नॉट इक्वल टू राइट टू मतलब मेलिशियस एडमिनिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। नीड टू प्रिवेंट सर्कमवेंशन ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। टीचर स्टैंडर्ड्स अच्छा होना चाहिए कि जो बच्चे को पढ़ा रहा है उनका क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि एजुकेशनल रेगुलेशन डज नॉट वायलेट माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, और चिल्ड्रन कैन नॉट बी डिनाइड स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस, एंड देन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेफर्ड। व्हाट इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? जब हमारे संविधान के कोई भी 2 लीगल प्रोसीजर्स एक दूसरे से टकराव होने लगते हैं ना, तो फिर इंटरप्रिटेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो उसको इस तरीके से देखते हैं कि वो एक दूसरे से अलाइन हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देखा जा रहा है इस केस में, क्योंकि एक तरफ हमें राइट टू फ्री एजुकेशन की बात हो रही है, और दूसरी तरफ ये भी हो रही है कि नहीं, माइनॉरिटी जो है वो अपनी शिक्षा, अपना संस्था खुद चला सकते हैं। ठीक है, तो वो फ्री वाली बात उसमें नहीं रह रही है, फिर उन बच्चों के लिए फिर वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात की गई है कि हम बीच का रास्ता निकालते हैं, ये एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं 2 राइट्स, बल्कि एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। ठीक है, सो दीज वर द फ्यू केसेस। तो इन लोगों का कहना है कि भाई वॉज स्ट्राइकिंग डाउन दी आरटीआई जस्टिफाइड रोल ऑफ आर्टिकल 9 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, यानी कि इनका कहना है कि अब आप लोग ध्यान से देखिए, इन केसेस में समझिए कि हम लोग अब इसको मिल के कैसे कर सकते हैं। तो हालांकि फिलहाल अभी जजमेंट डिटेल में नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात की हुई है कि आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, हार्मोनियस के साथ जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है इलेक्टोरल बॉन्ड।
इलेक्टोरल बॉन्ड और स्कीम, ये तो आपको पता ही है, स्कीम डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इस साल चुनाव हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है। ठीक है, वो बॉन्ड जो कि 2018 में लाया गया था टू बियर दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फंड कर सकती हैं, और थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जहां पे वो बॉन्ड इशू कौन करता है, एसबीआई इशू करता है, और आइडेंटिटी ऑफ डोनर जो है वो डिस्क्लोज होती है। ठीक है, तो एडीआर, एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज द स्कीम ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड। इन्होंने कहा है कि भाई ये बिल्कुल गलत है, जो लोग पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं उनका नाम, डोनर का नाम सामने आना चाहिए। तो फिर एसबीआई ने, आपने देखा ही था, काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हुआ था अप्रैल में, मार्च में लास्ट ईयर कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने, मतलब एसबीआई ने लिस्ट रिलीज कर दी है। ठीक है, तो एसबीआई का कहना है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, पॉलिटिकल फंडिंग होती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एग्जामिन, क्या क्वेश्चन था? डिनायल ऑफ फंडिंग इंफॉर्मेशन वायलेट्स आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, whether financial opacity damage free and fair election and basic feature of the constitution, whether unequal access to donor information breaches article 41। ओके, किसी किसी को डोनर का एक्सेस मिल रहा था, किसी किसी को नहीं मिल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि इसको हम क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं, क्योंकि राइट टू नो, हर एक मतदाता को अधिकार है ये जानने का कि उस पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग आ कहां से रही है। ठीक है, हर एक मतदाता को यह जानने का हक है कि हमारी पार्टी कितना ट्रांसपेरेंट है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा जा रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि हमारा ही पैसा है, ऑल टुगेदर है। कॉर्पोरेट फंडिंग कंसर्न, एब्सेंस ऑफ लिमिट्स डिस्प्रोपोर्शनेट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, कोई लिमिट नहीं थी कि कितना भी कोई भी कॉर्पोरेट अगर हाउस है तो कितना पैसा डाल रहा है पॉलिटिकल फंड में। ठीक है, मतलब अगर उसको फंडिंग करनी है तो। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन, यानी कि स्कीम फेल टू अडॉप्ट द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मींस, कि बेयर मिनिमम आपको कितना करना है, ये सारी चीजें नहीं थी, इस वजह से इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया था कि आपको डोनर का नाम और रेसिपिएंट का नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फ्यूचर इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंट्रीब्यूशन, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। ठीक है, ये आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं कि ये एस्पेक्ट्स थे इसके, वोटर की इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस, देन इलेक्टोरल फेयरनेस, देन सिटीजन बैलेंस, डेमोक्रेटिक, फ्यूचर रिफॉर्म, जुडिशियल रिव्यू से पहले क्या था, और अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या स्टेटस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉक्स अबाउट ऑर्फेन्स और रिकॉग्नाइज एज डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, यानी कि ये जो अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, इनको वो बेनिफिट नहीं दे पा रही थी सरकार, जो कि हम देना चाहते थे, राइट टू चिल्ड्रन कंपल्सरी एजुकेशन अंडर 2009 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिटली स्टैट्यूटरी मेंशन, यानी कि ऑर्फनेज जो बच्चे हैं उनको राइट टू आरटीई में मतलब एक्सक्लूड किया गया था, मतलब या तो बढ़िया डेफिनेशन नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये कहा जा रहा था कि अगर ऐसे बच्चों को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं तो फिर हम कहां से इंक्लूसिव एजुकेशन निकाल कर ले आ पाएंगे, हम कहां से फिर कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो केस लॉ क्या था कि पोलोमनी पावनी शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया। ठीक है, अब क्या था स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट क्या था, राइट टू एजुकेशन अभी हमने ऊपर बात की कि ये आर्टिकल 21A जुड़ता है, जहां पर बात होती है फ्री एजुकेशन की एज 6 से एज 14 के लिए। फिर सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज C मैंडेट 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये देखिए लीगल डायमेंशन क्या है, स्टेटस ऑफ ऑर्फेन्स, प्री जजमेंट अंडरस्टैंडिंग क्या थी, ट्रीटेड एज आउटसाइड द डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी, और जजमेंट के बाद क्या है, रिकॉग्नाइज एज इनहेरेंटली डिसएडवांटेज, शुरू से ही डिसएडवांटेज में ये लोग रहे हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ आरटीई एक्ट लिटरल एंड डेफिनेशन बाउंड थी, तो नहीं समझ में आ रहा था लोगों को डिसएडवांटेज क्या है। अब जो है पर्पसिव एंड वेलफेयर ओरिएंटेड है। इक्वालिटी की बात हो रही है तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी बेस्ड ऑन वुल्नरेबिलिटी, यानी कि ये लोग ज्यादा वुल्नरेबल हैं, इनके पास ना पैसा है ना इनके पास कोई साधन है कि वो शिक्षा पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, यानी कि मैंडेटरी इंक्लूजन अंडर सेक्शन 12(1)(c) इसमें डाल ही दिया गया है कि डिसएडवांटेज ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जिसमें ऑर्फेन्स का नाम दिया गया है, ऑर्फनेज। ठीक है, पहले डिसएडवांटेज ग्रुप में ऑर्फनेज नहीं हुआ करते थे। अब जो है ये भी बहुत अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि अब इन लोगों को भी शिक्षा उतनी मिल सकती है।
ठीक है। बाकी ये जो है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, ये सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग दी है कि भाई ये रीजन होना चाहिए क्यों हम इसको डिसएडवांटेज ग्रुप को, ऑर्फनेज को हम राइट टू एजुकेशन में फ्री कर रहे हैं, क्या रीजन है हमारा, इन लोगों ने मेंशन किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी, ये सेम इक्वालिटी की बात हो रही है जो कि हम डिजिटल एक्सेस में बात कर रहे थे। ठीक है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सब्सटैंटिव इक्वालिटी होनी चाहिए कि लोग जैसे हैं उसी हिसाब से हमें उनके नियम कानून को भी देना चाहिएगा। ठीक है, उसके बाद कहा ऑर्फनेज वर हेल्ड टू फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दे बिकेम एंटाइटल्ड टू टेक एडमिशन अंडर आरटीई एक्ट 2009 के अंदर सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज सी। ठीक है, देन व्हाई दिस इज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इज रेलेवेंट, क्योंकि इट डीपेंस द कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, चाइल्ड वेलफेयर, सब्सटैंटिव इक्वालिटी, और जीएस पेपर 2 के लिए तो आता ही आता है। फिर आता है हमारा रजिस्ट्रेशन अलोन डज नॉट कॉन्फर ओनरशिप। मतलब कि यह है कि सिर्फ कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन से आप उसके ओनर नहीं बन जाते हैं जब तक कि प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो जाता है। ये एक जजमेंट आई थी, ये केस आया था कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने पर आप उसके लीगल ओनर नहीं हो पाते हैं। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, आपको प्रॉपर सेल्स डीड के साथ साथ लीगल ओनरशिप होनी चाहिए, आपको कंप्लीट एंड वैलिड ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये सेम दो केसेस में हुआ था, मनहूर फातिमा वर्सेस मिसेज विश्वेश्वरा 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फ्लो फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अगर हो रही है तो इस एक्ट के तहत होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो इस एक्ट के तहत होना चाहिए, और ओनरशिप क्लेम्स मस्ट रिफ्लेक्ट लॉफुल ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ठीक है, अगर कोई क्लेम कर रहा है कि हम यहाँ के मालिक हैं या हम, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, तो फिर वो लॉफुल होना चाहिए। टाइटल लॉफुल का मतलब ये कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ एक्ट में होनी चाहिए और फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के बाद ये बताया कि बेस्ड ऑन वैलिड ट्रांसफर ऑफ राइट्स, राइट लॉफुल कन्वीनियंस और रजिस्ट्रेशन इज ओनली एविडेंटरी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक एविडेंस है कि चलो हाँ ये भाई साहब हैं, लेकिन लीगल कागजात नहीं बने हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। तो रजिस्ट्रेशन अलोन वाज हेल्ड इनसफिशिएंट, एसेंशियल ट्रांसफर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और लीगल टाइटल वाज रिकॉग्नाइज्ड ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ वैलिड एंड कंप्लीट कन्वीनियंस। ठीक, तो इट स्ट्रेंथन लीगल सर्टेनिटी इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। और फिर रजिस्ट्रेशन ओनरशिप प्रॉपर्टी लॉ डिस्ट्रिक्ट, मतलब रजिस्ट्रेशन अलग होता है और फिर ओनरशिप अलग होती है। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको प्रॉपर टाइटल लेने के लिए, सिर्फ ओनरशिप से आप मालिकाना हक नहीं जमा सकते। ठीक है, वेरी गुड। अब आती है हमारी पर्सनैलिटी राइट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आप किसी की भी आवाज, किसी का भी चेहरा, किसी की भी साउंड, किसी का भी वॉइस आप यूज कर ले रहे हैं, और जो कि कहीं ना कहीं डीप फेक और सिंथेटिक क्लोनिंग के लिए काम आती है। राइट, आपने हमने कई सारी न्यूज देखी होगी डीप फेक से रिलेटेड। सो इसी से संबंधित ये एक्चुअली मिसयूज है हमारी प्राइवेसी का, ये मिसयूज है हमारे रेपुटेशन का और हमारी डिग्निटी का। इसीलिए कुछ लोग इसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी लेते हैं। ठीक है, लोग वॉइस यूज कर लेते हैं किसी की, या फिर किसी का इमेज यूज कर लेते हैं तो व्यूज मिलते हैं उस पर, या फिर लोग अटेंशन ग्रैब करते हैं, लेकिन ये अनएथिकल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो एक्चुअली इंडिया लैक कर रहा है हमारी एआई ड्रिवन आइडेंटिटी एंड मिसयूज कर रहा है। ठीक, तो यही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि एक ऐसा होना चाहिए हमारे पास आर्टिकल 21 के अंदर, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी पॉपुलर व्यक्ति, सेलिब्रिटीज का हो गया, अगर उनके इमेज को, उनके वॉइस को, उनके कि कोई भी वीडियो हो गई उसको अगर गलत कर रहे हैं तो वो कानून के खिलाफ होगा। ठीक है, तो अभी अभी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने गूगल और यूट्यूब के अगेंस्ट में एक मतलब आपत्तिजनक की है कि एआई जनरेटेड एक्सप्लिसिव डीपफेक कंटेंट किया गया है। द केस रिवाइव्ड ऑन पर्सनैलिटी राइट्स एंड पर प्लेटफॉर्म लायबिलिटी, कि अगर ये सब हो रहा है तो फिर वो प्लेटफॉर्म लायबल है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म देगा, उन पर्सनालिटीज को कवर करेगा और ऐसे रूल्स क्रिएट करेगा कि फ्यूचर में ऐसे ना हो। ये केस जो है वो बिल्कुल याद होगा आपको, 2017 में केएस पुट्टास्वामी जजमेंट आया था जो कि रिकॉग्नाइज करता है राइट टू प्राइवेसी को। तो कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी खत्म हो रही है। अब मान लीजिए कल को मेरी आवाज है, कोई रिकॉर्ड करके कहीं और चला रहा है, कहीं उल्टी सीधी बात बोल रहा है, एआई कंटेंट उस पे हो रहा है,
और फिर लोग, पुलिस मेरे पास आ जाए, लोग मुझे आके बोलने लगे, तो ये तो गलत है मेरे साथ। एक तो मेरी प्राइवेसी बिना मुझसे पूछे यूज किया गया, और फिर वो भी आप गलत तरीके से आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो इंडिया कोर्ट अफर्म दैट, अमिताभ बच्चन जी 2025, अनिल कपूर 2023 और अरिजीत सिंह 2024 में ही कोर्ट ने अफर्म किया है, इनको पर्सनालिटी राइट्स दी गई है। अब जो है वो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को भी देना के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 की यहां बात हो रही है, जो कि बात करता है प्राइवेसी, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑलरेडी पूरे विश्व भर में यूरोपियन यूनियन के पास है, हमारे यूएसए के पास है, चाइना के पास है, एक स्ट्रिक्ट कंसेंट लिया जाता है उन सारे के सारे सेलिब्रिटीज से, पर्सनालिटीज से, कि भाई आपका यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इंडिया के लिए क्या है कि पर्सनालिटी राइट स्टेटस एक डेडिकेटेड होना चाहिए, और फिर एआई वाटर मार्किंग एंड प्रूव, मतलब होनी चाहिए। अगर आप एआई यूज कर रहे हो तो वाटर मार्क वहां लगाइए, और कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि इन सारे कंटेंट्स को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए। ऑलराइट, नाउ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट प्रोविजन स्ट्रक डाउन। सो बेसिकली अभी पार्लियामेंट में पुराना सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल के कुछ आर्टिकल्स को, ट्रिब्यूनल के कुछ रूल्स को स्ट्रक डाउन किया था, लेकिन संसद ने उसको मतलब फिर से रिवाइव करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति नजर आई। कहने का मतलब यह है कि इशू क्या था कि वेदर पार्लियामेंट कैन री इनैक्ट प्रोविजंस अर्लियर इनवैलिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट विदाउट क्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिट्स। मतलब कि आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक पर्टिकुलर कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, तो क्या पार्लियामेंट उसी कानून को फिर से री इनैक्ट कर सकती है? ठीक है, फिर उसके बाद वेदर सच एक्सेसिव कंट्रोल ओवर ट्रिब्यूनल्स वायलेट इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी एंड सेपरेशन ऑफ पावर। क्या इतना ज्यादा ट्रिब्यूनल्स को कंट्रोल अगर हम करेंगे तो क्या ये नहीं होगा कि ये हम इनके इंडिपेंडेंस पे हम हाथ डाल रहे हैं, या फिर हम इम्पार्शियल हो रहे हैं इनके साथ? ठीक है, सो जुडिशियल डिसीजन क्या हुआ, इन लोगों का फिर से सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है कुछ प्रोविजंस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021, और कोर्ट ने डायरेक्ट किया है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाइए 4 महीने के अंदर, जो कि एग्जामिन करेगी क्या अर्लियर क्या था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया था। इसलिए किया था कि पुराना जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म थे 2021 में, वो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर रही थी एलिजिबिलिटी को, कंट्रोल कर रहे थे उनके अपॉइंटमेंट को, कंट्रोल कर रहे थे उनके सर्विस कंडीशन को और रूल मेकिंग पावर को। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वरना वो न्याय नहीं कर पाएंगी। ठीक है, चाहे वो सेंटर की हो गई या स्टेट की हो गई, वरना वो प्रॉपर न्याय नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ आपकी ही बात, आपके ही पक्ष में चीजें होंगी। तो चीजों को इंडिपेंडेंट बनाइए, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो ओपन होनी चाहिए, मतलब कि वो कहीं किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेंटर हो गया या स्टेट हो गया। तो अब क्या इन लोगों ने कहा है कि पहले क्या था, फिक्स्ड 4 ईयर टर्म फॉर मेंबर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है नहीं भाई 5 साल तो मैंडेटरी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी एज 50 साल, इनका कहना है आर्बिट्ररी एक्सक्लूजन ऑफ यंगर क्वालिफाइड एक्सपर्ट। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम एज 50 होनी चाहिए, लेकिन जो यंग हैं, एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, वो मिनिमम एज कहां से ले पाएंगे, वो तो अभी यंग है। अपॉइंटमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड सिलेक्शन प्रोसेस है, इरोडेड जुडिशरी प्राइमेसी, मतलब कि आप नहीं अपॉइंट करोगे, आप तो अपने लोगों को बैठा के रखोगे वहां पे। ठीक है, देन सैलरीज एंड अलाउंस कंट्रोल बाय सेंटर, दिस इज लाइक रियली बैड, एंड देन इट वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर। तो यही हो रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है वो ओवर रीच कर रहे हो, जबरदस्ती आप घुस रहे हो उसमें, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फॉलो द रूल सेपरेशन ऑफ पावर, आपको चेक्स एंड बैलेंस रखना है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल अप्लाइड कौन कौन सा, सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा आर्टिकल 323A 323B जो कि ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है, जब हम आर्टिकल 14 को के साथ रीड करते हैं, यानी कि समानता के अधिकार के साथ रीड करते हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट में अमेंड लॉ बट कैन नॉट रिवाइव इनवैलिडेटेड प्रोविजन, यानी कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जो कि हमारे फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जरूर होगा, भले पार्लियामेंट कोई भी कैसा भी कानून बनाकर ले आएगी तो। ठीक है, सो इस एक्ट से क्या हुआ कि द एक्ट वाज टर्म एज रीपैकेज्ड ऑर्डिनेंस। कई लोगों ने इसको कहा कि ये ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल ऐसे करके डाल दिया था। फिर कॉस्मेटिक कंप्लायंस वाज हेल्ड विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कहने का मतलब ये है कि जो पुराना कानून को जब सरकार ने फिर से उसको ट्रिब्यूनल को लेकर आई, तो लोगों का कहना है कि आपने कुछ नहीं किया, आपने तो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल कर दिया। ठीक है, ये तो गलत चीज है, आपको वही चीज ठीक करनी पड़ेगी, आपने तो वो ठीक किया नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट से चीजों को ठीक किया है। ठीक है, तो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन
ये क्या है, मतलब ऑफ कोर्स ये एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन वगैरह इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ कैट है, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट में एस्टैट है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो इन सबको अपॉइंटमेंट तभी तो हम लोग न्यायिक अच्छे से न्याय कर पाएंगे, वहां के ऑफिसर्स न्याय कर पाएंगे अच्छे से, खुल के बातचीत हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नर कैन नॉट इनडेफिनेटली विथहोल्ड बिल्स। सो हाल फिलहाल में तमिलनाडु के जो गवर्नर थे वो अप्रैल में एक बिल को, वहां की सरकार के लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल को विथहोल्ड करके रखे कई सालों तक, ठीक है। तो वहां की सरकार ने आपत्ति जताई, फिर उसके बाद मामला आया यहां पे प्रेसिडेंट पे। तो प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्रेसिडेंट का इस मामले में सिमिलर रोल है, राइट, बिल को विथहोल्ड करने से रिलेटेड। सो प्रेसिडेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट से 15 पॉइंट प्रेसिडेंशियल प्रेफरेंस के थ्रू सवाल पूछे, 15 सवाल पूछे थे बिल से रिलेटेड। उन 15 सवालों पे जो सुप्रीम कोर्ट की रिप्लाई था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था कि चाहे गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, स्पेसिफिकली गवर्नर, कि आप बिल को, आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो बिल को साइन करके भेज दीजिए, बिल को आप होल्ड कर लीजिए और उस पर रिकमेंडेशन करके उसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि आप फिर से लेकर आओ, या तो फिर आप बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए डाल सकते हो। ये 3 ऑप्शन है। चौथा आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको हमेशा के लिए पॉकेट में रखे रहो, पॉकेट वीटो आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए कि हम आपको 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन दे रहे, नहीं। आपको अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से, आप अपनी पोजीशन, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है आपकी, उसके हिसाब से टाइमलाइन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट विल नॉट डिसाइड द टाइमलाइन। हाँ, लेकिन अगर आप किसी केस में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, आप किसी बिल को असेंट नहीं दे रहे हो, तो फिर हम मैंडेमस रिट फाइल करके आपको टाइमलाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। आर्टिकल हमारे 200, आर्टिकल 201 ये केस था। तो बेसिकली क्या गवर्नर हमेशा के लिए बिल को डिले कर सकता है या होल्ड कर सकता है अगर स्टेट असेंबली बिल पास कर रही है, तो वेदर सच इनएक्शन वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 200, ठीक है। ये केस था तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु और डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 200 प्रेस्क्राइब द चॉइस अवेलेबल टू द गवर्नर आफ्टर अ बिल इज प्रेजेंटेड, ठीक है। द कोर्ट, द गवर्नर में असेंट, विथहोल्ड, रिटर्न द बिल और रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट, यही कर सकता है, राइट। लेकिन वो होल्ड नहीं कर सकता है बहुत लंबे टाइम तक। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट इनडेफिनिट इन एक्शन, कहीं नहीं लिखा है कि आप बहुत लंबे समय तक कोई एक्शन ही ना लें बिल के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी, इसको मैंने अपने वीडियोस में काफी कवर किया है। इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं इस वीडियो के एंड में वो पूरा मैं आपको वीडियो लगा दूंगा, वो वीडियो आप देखिएगा, उसमें डिटेल में एक एक पॉइंट पे बात की गई है, जहां पर जो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से वो सवाल किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिए थे। क्योंकि बहुत ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप सिर्फ वो डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर आप देखिएगा। प्रीलिम्स से क्वेश्चन जरूर आ सकता है और आया भी हुआ है, 2 बार प्री में क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके ऊपर, तो पॉसिबल है इसके ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप जरूर देखिएगा, मैं वीडियो के एंड में उसको लगा दूंगा, ठीक है। एंड देन वी हैव ऑलमोस्ट अराइव्ड फिनिश्ड, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इन केस कोई भी अगर आपको डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वी विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच, जय हिंद।